सो हाय हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनराइज क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पृथ्वी गौतम, योर क्लास 10 केमिस्ट्री एजुकेटर। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? क्लास 10th में ये जो एग्जाम आने वाले बोर्ड एग्जाम, कैसे चल रही है पढ़ाई? इनके लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं? और पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, सीधी बात। और आज हमारे पास एक नया चैप्टर है। हियर वी हैव अ चैप्टर ऑफ अम्ल क्षार एवं लवण। अब ये चैप्टर ना बहुत आसान है, लेकिन ना बच्चे क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होती है कि रिएक्शंस नहीं याद होती। रिएक्शंस का क्या फंडा है? रिएक्शंस वर्क थोड़ी सी देखनी है, याद करनी क्या होती है? रिएक्शन को बस समझना होता है, उसके बाद तुम्हें याद करने का होता है रिएक्शंस। आज इस चैप्टर के बाद तुम्हें ये सब समझ आ जाएगा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। ये सब है, ये क्लोर क्षार प्रोसेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये CaOH, CO2, ये सब क्या होता है समझ नहीं आता। लेक्चर को फॉलो करो, सब समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर अम्ल क्षार एवं लवण। ये आपका चैप्टर का नाम। तो स्टार्ट करते हैं इसे इसी तरह से। ओ भैया, पहले 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 शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है अम्ल। अब ये अम्ल क्या होता है भाई? भैया अम्ल क्या होता है एक बार बताओ तो। अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। ये आमतौर पर तीव्र स्वाद या खुरदरी प्रकृति के होते हैं। अब मतलब कि इसका मतलब है, देखो अम्ल जो तुम्हारे एसिड होगा ना, एसिड। अब देखो एसिड का जो पता लगाते हैं, क्या हाथ में रखोगे, जीभ पे थोड़ा ना स्वाद लोगे कि एसिड है भाई, ये एसिड है, ये बेस है, ऐसा थोड़ा पता लगाओगे। उनकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे मान लो कोई एसिड है, अब तुम्हारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई भी एसिड ले लिया जिसका नाम मान लो मैंने HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया मान लो। अब H2SO4 में जब मैं इसे पानी में डालूंगा, पानी में डालूंगा, तो ये H2SO4 ना धीरे धीरे हमें क्या देगा? H+ आयन देगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। अब जब ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये है अम्ल। अब अगर ये कोई और आयन प्रोड्यूस करता है तो हमको पता चल जाता है कि कोई और सब्सटेंस है, अम्ल नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं तब वो अम्ल मतलब कि H+ आयन देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये भाई अम्ल है। सीधी बात है। और बेसिकली ये जो खुरदरा लिखा है ना, ये तीव्र स्वाद, इसका मतलब क्या था? खट्टा। और जो मतलब देखेगा आपने, नींबू देखा होगा ना, नींबू मतलब उसके अंदर एसिड पाया जाता है, उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। और आपके घर में सिरका वगैरह होता है, बहुत सारी, जैसे दही जब खट्टा होता है उसमें बहुत सारे एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड दही में पाया जाता है, नींबू में एसिटिक एसिड पाया जाता है, बहुत सारे अम्ल होते हैं जिसमें बहुत सारे एसिड पाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मतलब इसमें अब एग्जांपल देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अभी बताया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे नाम याद कर लो, सब एसिड के नाम पूछते हैं, कहते हैं एसिड के बारे में बताओ और एसिड के कुछ एसिड के एग्जांपल दो। याद कर लो इनके नाम भी और ये डेफिनेशन भी। खुरदुरी, यहाँ खुरदुरी मत लिखना, यहाँ पे लिखना ये स्वाद में खट्टे होते हैं, प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 और CH3OCO3 एसिटिक एसिड शामिल है, विभिन्न रासायनिक प्रकृति के। तो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ देखो, जो मैंने बताया कि जब भी मैं किसी एसिड को लूंगा और उसमें पानी, ये एक्वस लिखा है, ये यहाँ पे एक्वस लिखा है, एक्वस। अब ये एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब है ये है वाटर, पानी के सोल्यूशन में है, ये एक्वस फॉर्म में है। तो पानी के सोल्यूशन में जब भी मैं लूंगा तो हमेशा हमको H+ आयन मिलेगा। और जैसे ये HCl है, अब ये इसका H अलग होगा और Cl अलग हो जाएगा, तो हमें H+ अलग मिलेगा, Cl अलग मिलेगा। और इससे पता चल रहा है कि ये है हमारा एसिड है, HCl एसिड है। HNO3 ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे H+ आयन अलग हो गया। अब ये चाहे जो बने, हमें H+ आयन मिल गया ना, हमें पता चल गया कि एसिड है वो H2SO4। देखो H2SO4 का हमें पता चल गया, ये H+ आयन निकल गया। अब चाहे SO4 चाहे जो निकले हमें नहीं, लेकिन हमें अगर पता चल गया कि उसमें H+ आयन निकल रहे हैं तो हमेशा वो अम्ल होगा, एसिड होगा हमारा। तो ऐसे ये वाला एग्जांपल देख लो। अब मतलब कि ये वाला भैया अम्ल ये H+ आयन देता है, इसने किससे बताया था? किसी ने तो बताया होगा कि मतलब अम्ल H+ आयन देता है। जैसे आपके स्कूल में होता है ना, पेपर्स होते हैं तो प्रिंसिपल बताते हैं, कुछ ना कुछ तो बताते हैं ना। तो वैसे ही एक भाई थे जिसका नाम था आर्हीनियस। इन आर्हीनियस भाई ने ना, ये आर्हीनियस भाई ने, अंकल थे यार, कहाँ भाई कहाँ हमारे, ने सन 1884 में आयन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कई धन आयन नहीं देते, कोई धन आयन नहीं देंगे यार, बस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन H+ आयन देंगे बस, और कोई धन आयन नहीं देंगे, उन्हें अम्ल कहते हैं। अब ये अरनियस भाई साहब का नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट, अभी तक आया नहीं लेकिन क्या पता पूछ सकता है कौन बताया कि ये H+ आयन देता है, तो याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेस मतलब कि मैं बताऊंगा कि रिएक्शंस वगैरह सबकी बताऊंगा, पहले एक बार देख लेते हैं, आइडिया लेते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा रिएक्शन बताऊंगा, पूरी सारी बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारा है चैप्टर, लेकिन एकदम आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इजी वे में समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका है, ये है क्षार। अब क्षार देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है, क्षार या बेस वे पदार्थ होते हैं जो पानी में OH- आयन प्रदान करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तटस्थन प्राप्त करते हैं। मतलब कि तटस्थन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीन क्या, ये जो तटस्थन है आपका लिखा है, तटस्थन का मतलब है कि जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो नमक बनता है, सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसे नमक तो नहीं कहते, लवण कहते हैं हमेशा। कोई भी कहे ना नमक, नमक क्या होता है यार, नमक तो NaCl, बस नमक, सीधी बात। और हर NaCl भी नमक नहीं होता, ये भी जान लो, हर NaCl भी नमक नहीं होता है, मतलब लवण होता है, वो लवण बनेगा हमेशा। कोई कह दे ना नमक बनेगा, नहीं नहीं, नमक नहीं बनता, अम्ल और क्षार की वजह से नमक नहीं बनता, अम्ल और क्षार की वजह से लवण बनता है, और वो लवण बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसी में एक टाइप है NaCl, और NaCl में भी नमक होते हैं। सामान्य धारण में NaOH, देखो NaOH आपका एक वो है, जैसे मान लो देखो Na, देखो N प्लस, सॉरी NaOH, देखो इसकी रिएक्शन में करूंगा Na प्लस OH-। अब देखो Na प्लस और OH माइनस, ये Na आपका आगे अलग हो गया, बट ये क्या निकला, ये OH माइनस निकल गया ना, OH माइनस निकल गया तो हमको पता चल गया कि ये क्षार है हमारा, क्या है, बेस। कहीं भी आपको OH माइनस दिख जाए ना, OH माइनस दिख जाए तो सीधी बात वो होगा क्षार, बेस। जैसे यहाँ पे KOH, अब जब इसका निकालेंगे तो इसमें भी आपको मिलेगा कि OH अलग हो रहे हैं, K अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, CaOH, इसमें भी आपको मिलेगा OH अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी आपको मिलेगा कि OH अलग हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और इससे पहले एक देखो, ये इसका ना, ये एक यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, ये जो ये है ना प्रकृति में, मतलब कि स्वाद में कसैले होते हैं, कसैले। अब कसैला मतलब खट्टा नहीं होता, कसैला मतलब होता है जैसे साबुन, आपने कभी टेस्ट किया होगा, करते तो नहीं हो लेकिन कभी कभार गलती से नाश्ते में मुंह में चला गया तो उसमें थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट आता है ना, वैसे ही कसैला टेस्ट आता है। इसे एक लाइन और ऐड कर लेना इसमें डेफिनेशन में। ये देखो एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखा ना वहां पे, ये रहा एग्जाम्पल आपका NaOH का। अब NaOH, इसमें Na प्लस अलग निकल गया, OH माइनस अलग निकल गया, OH निकल गया, हमें मिल गया कि ये क्षार है, बस दैट्स इट, क्षार मिल गया, बस काम खत्म। सूचक, तो सूचक क्या होता है, सूचक देखो सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूचक। अब इसे इंग्लिश कहते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अब ये सूचक देखो, वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपना रूप रंग या भौतिक गुण बदल लेते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। अब देखो मतलब कि जब भी ये क्षारीय माध्यम या अम्लीय माध्यम जाएगा, सूचक वे पदार्थ हैं जिन्हें क्षारीय या अम्लीय माध्यम में अपना रूप रंग कुछ भी बदलेगा, भौतिक परिवर्तन कुछ भी कर लेगा। मतलब कि देखो जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई भी चीज है, मेरे हाथ में HCl है, अब मैंने HCl लिया हाथ में, और HCl लेने के बाद मैंने उसमें कोई मान लो एक मैं बता रहा नाम, लिटमस पेपर, मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया है उसमें। अब ब्लू लिटमस पेपर HCl में डाला है, अब वो क्या होगा, रेड हो जाएगा। बट वही मैं कहीं डिटर्जेंट लेके आ जाता हूँ, डिटर्जेंट मतलब जो आपके घर में होता नहीं डिटर्जेंट जिसे कपड़े धोते हैं, वो लेके आ जा रहा हूँ, वो डिटर्जेंट आपका एक बेस होता है, वैसे डिटर्जेंट लेके आ रहा हूँ, और डिटर्जेंट मैंने उसे वही ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बट अभी मैं रेड लिटमस पेपर लेके आऊंगा,
और डाल दूंगा उसमें, तो फिर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। मतलब कि बता देगा कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो एक लिटमस पेपर भी होता है जिससे पता चलता है कि वो भी एक सूचक है, और उनसे पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षार है, कौन सा पदार्थ कौन सा अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, ये पता चलता है। अब मतलब कि ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो प्राकृतिक सूचक, अब प्राकृतिक सूचक में वही आता है आपका कि अब हल्दी, देखो हल्दी, हल्दी में क्या होता है, देखो जब हल्दी, मान लो कि मैंने नींबू लिया, नींबू, हल्दी घर में मिल जाती है इजिली। देखो मैंने नींबू लिया, हम बचपन में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हल्दी लिया और उसमें मैंने क्या किया, नींबू डाल दिया, वो एकदम हल्दी एकदम हल्की हो जाती। पीला मतलब पानी डालो हल्दी में, उसके बाद थोड़ा सा पीला दिखे डार्क, लेकिन नींबू डाल दे एकदम हल्का हो जाएगा। उससे मतलब कोई उसमें चेंज नहीं हुआ। बट जैसे ही मैंने लाके डिटर्जेंट थोड़ा डाल दिया, वो ना रेड रेड, जैसे चंदन होता है रेड ना, वैसे चेंज होता है रेड। तो वैसे ही आपका एक प्राकृतिक सूचक हल्दी, और मतलब कि जान लो वो भी जो आपका लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस का घोल होता है, पर्पल कलर का होता है, वो भी आपका प्राकृतिक सूचक में, क्योंकि लिटमस आपको पता नहीं होगा, एक पेड़ से पाया जाता है, पेड़ से उसका नाम होता है कैलेना, उसमें पेड़ में पाया जाता है। अभी इसके पेड़ में लिटमस पेपर पाया जाता है, तो फिर मान लो ये प्राकृतिक ही है। संश्लेषित, जैसे आपका विनेगर, आपने विनेगर देखा होगा ना, विनेगर, या प्याज, प्याज जो होता है प्याज, अब जब विनेगर या प्याज को ले जाओगे ना किसी अम्ल या उसमें डालोगे, तो आपको बता देगा कि ये मतलब स्मेल अलग करने लगेगा, ये तो गंध युक्त स्मेल, गंध युक्त वाले में यहाँ दिख नहीं रहा है, दिखा रहा हूँ। एक होता है गंध, गंध युक्त, गंध युक्त सूचक। अब ये गंध युक्त सूचक में मतलब मान लो मैंने विनेगर लिया है, विनेगर अपने घर में देखा होगा, विनेगर, विनेगर में मैंने कोई, मान लो मैंने नींबू डाल दिया या टमाटर का कुछ डाल दिया। अब जब HCl या कुछ मतलब अम्ल डाल दिए, सीधी मानो अम्ल डाल दिया उसमें, तो विनेगर क्या होता है ना, विनेगर अपने स्मेल चेंज कर लेता है। और आपके घर में देखा हो प्याज, अब प्याज भी अगर आप कोई भी चीज मतलब कि इसे डिटर्जेंट घिस दिया, तो वो भी अपना स्मेल चेंज कर लेता है, यही होता है। और सार्वत्रिक सूचक पीएच, जो आपने देखा हो ना, मतलब आपको हमेशा बताया कि कितना ये सारे सूचक ना, ये कैसा है कि मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि तू अम्लीय है क्षारीय है, और ये भी बताऊंगा कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। सार्वत्रिक सूचक ये कहता है कि मैं तुझे बताऊंगा कि तू अम्लीय है या क्षारीय, और कितना अम्लीय है कितना क्षारीय, ये भी बताऊंगा। तो एक बार देखो, देख लो सबसे सूचक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो ये जो मैं कह रहा था कि किसमें क्या चेंज होता है, अब देखो सीधी बात। अब जब मैंने बताया ब्लू लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर मैंने ले गया, मैंने नीला नीला लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, और मैं ले गया, मैंने कहा भाई यहाँ, एक आदमी पढ़ा, मैंने कहा यहाँ, और उस लिटमस पेपर को मैंने कहा कि ले भाई तू इसे जा किसी HCl में डाल दे, क्या HCl में, H2SO4, कोई भी तुझे एसिड मिले जा उसमें डाल दे। अब उसने क्या किया, हो गया, उसने डाल दिया HCl उसमें। अब उसमें क्या होगा कि ना जो नीला लिटमस पेपर होगा नीला, अब वो लाल में बदल जाएगा। यही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड आपका अम्ल, अम्ल चाहे जो हो HCl H2SO4 चाहे जो हो, अब जैसे ही डाला ना ये रेड, रेड बदल गए। और मैंने बुलाया फिर उसे, मैंने कहा इधर 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 इधर, मैंने बुलाया उसे और कहा ये ले रेड लिटमस पेपर, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर, और इसको अब जा तू डिटर्जेंट में, सोप में, किसी भी NaOH में, CaOH (2) में, किसी भी चीज में डाल दे, किसी बेस में डाल दे। तो वो गया किसी बेस में डाल दिया। अब उसने कहा भैया एक चीज बताओ, मैंने जब ना लिटमस पेपर को ना एसिड में डाला तो रेड में चेंज हो गया, बट जब मैंने ना डिटर्जेंट या किसी बेस में डाला ना तो वो चेंज ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूचक है, अब ये बताएगा कि तू लिटमस पेपर मतलब ये बताया कि क्षारीय है अम्लीय। जब मैं इसमें डाला तो ये नो चेंज, नो चेंज, ये न्यूट्रल के लिए आपकी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल वाला काट दो, न्यूट्रल में कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको यही पूछा जाएगा। अब ये नो चेंज, कुछ चेंज ही नहीं होगा, बदलाव ही नहीं होगा,
नीला का नीला रह जाएगा। अब मैंने कहा ना तो एक काम कर, वो नीला लिटमस पेपर ला और ये लाल वाले ले जा। अब लाल वाले ले जा और ये लाल वाले लिटमस पेपर को तू बेस में डाल। वो गया बेस में डाल दिया अच्छे से। कहा भाई ये जादू हो गया। कैसे 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 कैसे? मैंने पूछा कैसे जादू हो गया? कहा ना वो जो लाल वाला लिटमस पेपर दिया था आपने ना, रेड लिटमस पेपर दिया था, वो ना चेंज हो गया, वो ब्लू में चेंज हो गया। अब मैंने कहा ये जादू वादू नहीं है, जादू वादू नहीं है, ये जो ना इंडिकेटर्स ना अपनी गुण बताते हैं कि तू ना अम्ल है, तू क्षार है, ये बताते हैं, जादू वादू नहीं है कोई, ये बेसिक साइंस है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बेसिक सॉल्यूशन में क्षारीय माध्यम में वो ब्लू हो गया। अब देखो, और जैसे मैंने वही वैसे एग्जांपल कि वो गया फिर से लिटमस पेपर लेके आया, रेड वाला मैंने फिर दिया, कहा जाओ तुम HCl में डालो, H2SO4 में डालो, किसी भी तुझे जो मन करे एसिड में डाल। वो गया लिया और उसने चाहे जिस एसिड में डाल दिया, बट क्या हुआ ना, अब क्या सॉल्यूशन बदला ही नहीं। हाँ, वो लिटमस पेपर वैसा ही वैसा रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ भाई, कोई चेंज नहीं। ये लिटमस सॉल्यूशन ही, यहाँ पेपर लिख लेना, ये लिटमस पेपर लिख लेना। पीपीटी में थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखो, अब ये तो एकदम आसान आसान है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, अमल, अमल, और देखो अम्ल, अम्ल जब देखो अम्ल में जब नीला लिटमस पेपर डालोगे, जब तुम नीला, देखो अमल, म को थोड़ी देर के लिए ना समझो, ये म है इसे ना समझो, मतलब ये नीला। देखो देखो, अब देखो इसे यहाँ वाली लाइन मिटाओ। देखो अब यहाँ वाली लाइन मिटाओ, यहाँ वाली लाइन लगाओ। इसे ऐसे समझो। अब अनल, मतलब अनल, ये कैसे समझा रहे हो? अनल नीला से लाल, अमल में अनल है, अमन में अलल अनल है, तो ये नीले से लाल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अमल, रट लो इसे, अमल, अनल। अमल में जो है कोई भी, जब आप लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे तो वो नीले में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर नीले में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जब, और क्षार में ऐसे ही, जब अगर आपको ये वाला याद होता है तो क्षार वाला याद कर लेने के लिए देखो, नदी, नदी नाले, क्षार में याद करने के लिए न से इसको पढ़ो, यहाँ का न पकड़ो, नीला लाल, क्षार बैठा है नदी नाले में। क्षार बैठा है नदी नाले में, तो यहाँ पे देखो नदी, ना पकड़ो इसका, नीला, और इसका पकड़ो ला, ला पकड़ो इसका, नीले से लाल। यहाँ पे सॉरी 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 उल्टा है यार, यहाँ पे नाले नदी होगा। मतलब कि ये जो तुम्हारे ल है, इसका पकड़ो ल, लाल से नीला, लाल से नीला हो जाएगा, बस इतना याद कर लो, एकदम आसान से याद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारे दो जो हैं, ये जो दो हैं, ये देखो, ये फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कि ये सब आपके संश्लेषित वाले में आते हैं, संश्लेषित सूचक आते हैं ना, उसमें आते हैं। इसी के लिए बहुत आसान से याद कर सकते हैं कि अम्ल में जब भी मैं डालूंगा ना,
मिथाइल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। अब जैसे कि मैंने किसी, मान लो जैसे आपने कलर देखे होंगे ना, ये रेड कलर ले रहे हैं, ऑरेंज कलर ले रहे हैं, उसमें मैंने कोई उसे हल्का कर रहा, पानी डाल दिया तो पीला हो जाता है थोड़ी देर बाद, मतलब पीला होता है। और जैसे बट इसमें क्या है ना, मैंने अम्ल लिया और उसमें नींबू गिराया, मान लो नींबू गिराया, नींबू भी पानी होता है, मान लो नींबू गिराया और नींबू खट्टा होता है, HCl एसिड होता है, सॉरी CH3COH एसिड होता है, मैंने नींबू गिरा दिया। अब ये नींबू ना गिराने के बाद ये रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड। बट मैंने गया, मैंने कहा ना इसे, मैं क्या करता हूँ अपना ये फिनॉल ऑरेंज के पास ना, जो मिथाइल ऑरेंज है इसके पास मैं ले गया, डिटर्जेंट ले गया, उसे मैं येलो चेंज कर दी भाई, येलो में। मतलब कि आप जब इसके साथ कुछ भी करेंगे ना, छेड़खानी करेंगे, ये अपना कलर चेंज करेगा। और इस कलर चेंज में जब आप इस पे एसिड गिराएंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा। बट जब आप इसके ऊपर आप डिटर्जेंट या कोई बेस गिराएंगे तो ये येलो में चेंज हो जाएगा, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन। अब जब देखो, जब मैं इसमें एसिड गिराऊंगा, एसिड, तो ये कलरलेस हो जाएगा। बट जैसे ही मैं इसमें बेस डालूंगा तो ये रेड हो जाएगा, रेड। जैसे मैंने बेस डाला इसमें, ये रेड हो गया। और ये वाला तो आपको पढ़ना नहीं है, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखो यहाँ पे दिया तो हुआ है, देखो ये मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार बता दे रहा हूँ लिख के, डेफिनेशन देख लो एक बार। तटस्थन अभिक्रिया मतलब तटस्थन अभिक्रिया को ही आप उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें अम्ल जैसे HCl व क्षार जैसे NaOH मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह एक प्रकार की यह प्रक्रिया विज्ञान में एक मूलभूत अवधारणा है जो दैनिक जीवन में, उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कि जब देखो, मैंने कोई भी, मान लो यहाँ मैं HCl ले रहा हूँ, मान लो मैं HCl ले रहा हूँ प्लस HCl के साथ मैंने NaOH ले लिया। अब क्या होगा कि ये एक है बेस, ये वाला बेस है हमारा, और ये वाला है हमारा एसिड। ये है बेस, ये है एसिड, अब मैं जोड़ दिया, अब क्या बनेगा, ये बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट मतलब लवण, प्लस वाटर, H2O। तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ क्या बनता है, देख लो। अब इसमें एक चीज बताओ क्या बनेगा, इसमें न्यू थिंग क्या बनेगी, NaCl ये आपका बन जाएगा, और H2O ये आपका है लवण। क्या है ये आपका लवण, सॉल्ट, ये है आपका सॉल्ट, ये आपका है सॉल्ट। क्लियर है। मतलब कि एक चीज देखो, हमेशा हमेशा आपको जब भी करना है ना, एक चीज देख लेना कि हमेशा जब भी आप कोई भी अम्ल, जब भी आप कोई अम्ल और कोई भी क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो ना हमेशा क्या मिलता है, देखो जबकि आप कोई भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे, हमेशा लवण और क्या मिलेगा, हमेशा लवण और H2O, वाटर हमेशा मिलेगा यार। लवण आपको, जैसे अम्ल और क्षार के हिसाब से लवण का निर्धारण होता है, लेकिन हमारा वाटर हमेशा मिलेगा, H2O हमेशा ऑलवेज मिलेगा आपको। ये वाला मतलब कि याद कर लेना, जैसे पॉप पॉप साउंड टेस्ट। अब ये वाला पूछा जाता है, जैसे मान लो कि एक बीकर है, मान लो कि एक बेकर है, ये बीकर है,
अब इस बीकर में मैंने क्या किया, मैं गया और इस बीकर में मैंने Zn, मान लो रुको, इस बीकर में मैंने क्या करा है, H2SO4 पहले भर रखा है। ये रिएक्शन से देखो, ये रिएक्शन पर लिखी भी हुई है, मैंने H2SO4 भर रखा है और मैंने इसके ऊपर क्या गिरा है, Zn गिरा दिया। मैं इसके ऊपर Zn गिरा दिया। अब क्या होगा ना, देखो इसके ऊपर, अब जब मैं देखो इस, जब भी मैं इसको, ये इस पूरी चीज को ना देखो, ये पूरा स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ अगली स्लाइड में, ये पूरी चीज देखो। मान लो ये बीकर है, अब इसमें मैंने H2SO4 भर रखा है, अब ऊपर से Zn गिरा रहा हूँ। Zn क्या है, आपका एक एलिमेंट है। अब ना इसके अंदर ना मतलब कि थोड़े थोड़े बबल्स निकलेंगे। अब जब बबल्स निकलेंगे उसके पास मैं क्या करूँगा ना, मैं कहूँगा चल मोमबत्ती के लिए मैंने, और मैंने कहा चलो इसके पास ले चलता हूँ। मोमबत्ती लेके गया और यहाँ पे ना पिट पिट पॉप पॉप साउंड, पॉप साउंड आपका टेस्ट आ रहा है, मतलब पॉप साउंड, थोड़ी ध्वनि आएगी पॉप करके, तो फिर वैसे ही पॉप साउंड टेस्ट आएगा। मैं मोमबत्ती ले गया, मोमबत्ती को मैंने जलाया, थोड़ी ड्राइंग गंदी है, मोमबत्ती को मैंने जलाया और यहाँ पे ना आपके बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स। यहाँ पे ना आपके बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स, ये बबल्स निकल रहे हैं सब। मैंने मोमबत्ती जला दिया और यहाँ पे जब ना, यहाँ पे पॉप ध्वनि करेगा, पॉप ध्वनि। तो ऐसे ही हो जाता है कि जब आप मोमबत्ती को किसी, जैसे किसी भी, जब आपने किसी भी एलिमेंट को किसी भी एसिड में डाल दिया और मोमबत्ती ले गए, वहां पे हमको ये जो पॉप साउंड मिल रहा है किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि देखो जब भी मैं इसकी रिएक्शन देखो, रिएक्शन कैसे है, रिएक्शन पिछले पेज में लिखी हुई है देखो, ये आपकी रिएक्शन रही, इरेज कर देते हैं। देखो ये रही आपकी रिएक्शन, देखो ये आपकी रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2O। मतलब जब भी मैंने इस एलिमेंट को इस एसिड में डाला तो हमें एक सॉल्ट मिला और H2 गैस क्यों निकली। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि यहाँ पॉप ध्वनि बन रही है। जब भी आपकी H2 गैस को मैं आग के पास ले जाऊंगा ना तो पॉप ध्वनि देगा, पॉप ध्वनि। हमेशा जब भी H2 गैस, और इसमें इस रिएक्शन में हमेशा H2 गैस रिलीज होगी। दैट्स क्लियर। तो अब रिएक्शंस वाला पोर्शन आता है, अब देखते हैं रिएक्शंस कैसे होती हैं सब। तो पहली रिएक्शन शुरू करते हैं हम, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब भी मैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करूंगा, देखो ये हमारा धातु, ये क्या है हमारा धातु, ये हमारा धातु। अब इसकी रिएक्शन मैंने की अम्ल से, ये हमारा HCl अम्ल है, तो हमेशा क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट, और बनेगा हमारा H2 गैस। H2 गैस हमेशा रिलीज होगी, ये जान लो। क्या बनेगा, देखो मैंने मेटल की लिया, मैंने धातु लिया, उसके HCl से, HCl मतलब कोई भी यार अम्ल, HCl H2SO4 CH3 COOH क्या जो हो, मैंने उससे रिएक्शन की। अब क्या बनेगा, सीधी बात, यहाँ बनेगा आपका सॉल्ट प्लस H2 गैस, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनेगा। ये याद कर लो, रट लो यार, सीधी चीज है, सीधी चीज है। अब देखो अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया, अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया, ये वही अभिक्रिया है जो मैंने थोड़ी देर बताई, पहले बताई थी आपको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, वही अभिक्रिया है ये। देखो ये वो देखो सेम टू सेम, सेम टू सेम। वहां पे शायद मैंने HCl लिया होगा, मुझे याद नहीं है, HCl शायद मैंने लिया होगा, यहाँ पे H2SO4 है। वहां पे एक बार मैंने वो एग्जांपल दिखाया, अब ये वाला एग्जांपल देख लो H2SO4 वाला। अब यहाँ पे बनेगा Na2SO4, ये क्या बना, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब लवण आपका बना। बट ये क्या है, ये आपका वाटर, जो मैंने बताया कि वाटर बनता है हमेशा, तो वाटर का फॉर्मेशन इधर भी हुआ है। ये एक बार आप कह सकते हैं ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या, कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलते हैं अगले वाले पे, धातु के कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब ना यह ना सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे ज्यादा यही रिएक्शंस ना याद ही नहीं रहती, कहते हैं याद ही नहीं रहती। कैसे याद नहीं रहती? सबसे आसान रिएक्शन है, देखो सबसे आसान रिएक्शन है ये आपका रेडेंशियल ना, ये आपका जेडेंशियल है, जेडेंशियल आपका है, सॉरी ये आपका ZnCO3 है। ये क्या है? ZnCO3 मतलब Zn का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट। Zn क्या आपका? Zn आपका धातु, और इसका CO3 मतलब तो उसका कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट मतलब कंपाउंड बन रहा है इसका। अब मैंने इसकी क्या की रिएक्शन की HCl से, हमारे अम्ल से, प्यारे प्यारे अम्ल भाई को लाया, हमने कहा इधर रहो भाई अम्ल लाया, और उसके क्या रिएक्शन कर दी, रिएक्शन करी। तो हमेशा देखो, हमेशा हमेशा याद कर लो कि सॉल्ट तुम्हें बनाना है, कि तुम्हें ये सॉल्ट बनाना है, और हमेशा CO3 और H2O जब भी तुम्हें ना रिएक्शन दिखे और कहीं उसमें कहीं भी दिख जाए CO3 कार्बोनेट आयन दिख जाए कहीं भी, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे चाहे जो ले लो, मैं धातु का कार्बोनेट हो और कोई भी आपको दिख जाए कि ये मतलब कि कार्बोनेट आयन है, बिना देखे रिएक्शन में आगे लिख देना CO3 प्लस H2O, ये बिना लिख देना, चाहे यहाँ पे कुछ मतलब, जैसे यहाँ पे देखो इसे मत लिखना, जैसे यहाँ पे ये दो चीज लिख देना। अब इसके बाद तुम्हें ये तो खुद बनाना पड़ेगा ना कि Zn प्लस Cl, तो ZnCl होगा कि ZnCl2 होगा, क्या होगा? हाँ, ये तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा ना। तो मतलब जैसे ये है रिएक्शन आएगी कि धातु का कार्बोनेट मिलेगा और उसके साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, तुरंत CO3 प्लस H2O लिख देना। उसके बाद देखा जाएगा कि ये अम्ल, ये सॉरी ये सॉल्ट क्या बनेगा, ये सॉल्ट तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। देखो अब ना देखो ये जो पढ़ने से पहले इसे ना, इसे सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि ये जो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है, अब ना यहाँ पे कि सॉरी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है, और ये जो है ना, और यहाँ पे क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। तो ये कैसे होता है समझ ही नहीं आता, कैसे होता है, क्या होगा इसमें? तो फिर देखते हैं। तो सीधी बात है, देखो जैसे अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे अधातु के ऑक्साइड जो है ना, ये देखो ये अधातु के ऑक्साइड, देखो एक नए पेज में आपको समझाता हूँ अच्छे से। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना आपके, वो अम्लीय होते हैं। जो अधातुक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब मान लो कि मैं गया, मैंने राम को लाया, राम और ना राम और श्याम को एक साथ डेस्क बिठा दिया। अब क्या है ना, उनके दोनों के ना विचार सेम है, तो वो क्या करेंगे ना कि अभी पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करते हैं। बट मैं गया, राम को ना एक लड़का है विकी, उसको साथ बैठा दिया। अब विकी बहुत बहुत मतलब चंट, और तो विकी गया ना, हाँ उसके पास जाके बदमाशी कर रहा है, बार बार राम पढ़ रहा है लेकिन विकी बदमाशी कर रहा है। तो क्या होगा ना, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो यही हाल है कि जब भी मैं की अम्ल से अभिक्रिया करूंगा तो अभिक्रिया होगी नहीं, नहीं होगी। बट जब मैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करूंगा तब तो अभिक्रिया होगी ना, तब तो होगी अभिक्रिया, तब होगी अभिक्रिया। बट देखो अब जो ये मैंने बताया ना कि ये क्यों होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और देखो ये अम्लीय, अब ये अम्लीय हो गया, अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय हो गए, तो यहाँ पे देखो, और ये आपका क्या है, ये अधातु के ऑक्साइड, या धातु का ऑक्साइड, और ये क्या है आपका क्षार, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, रिएक्शन हो गई, सीधी बात रिएक्शन हो गई। ये भी आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है, मान लो एक हिसाब से, क्योंकि वाटर इसमें भी निकल रहा है, सॉल्ट इसमें बन रहा है। बट ये मतलब कि मेनली कहा जाता है कि ये अधातु के ऑक्साइड है, जो आपका CO2 है, ये आपका अधातु का ऑक्साइड है, ये सब मेनली कहा जाता है। तो ये NaOH जो आपका है, ये आपका बेस है, बेस। और यहाँ पे जैसे देखते हैं ये धात्विक ऑक्साइड, अब धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे MgO ये सब क्षारीय प्रकृति में। जैसे यहाँ पे मैंने ये रहा आपका एसिड है आपका, और ये आपका बेस है।
दोनों की रिएक्शन हुई, ये आपका सॉल्ट बन गया, ये आपका वाटर बन गया। एसिड बेस, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। सीधी सीधी रिएक्शंस, एकदम आसान रिएक्शंस है, समझ लो, आसान रहेगा। पीएच स्केल, इसे आपका सार्वत्रिक सूचक भी कह सकते हैं। मेनली ये सार्वत्रिक सूचक लिख दो कॉपी में जब लिख रहे हो ना। वैसे एक बार नोटबुक पेन लेके बैठा करो यार, लेक्चर देखते हैं, नोटबुक पेन लेके बैठा करो कि कुछ चीज मुझे नहीं पता है, नई नई मिली है, तो नोटबुक पेन में लिख लूंगा, क्योंकि जानते हो लिखने से ना सबसे ज्यादा समझ आता है। अगर आपने कोई चीज राइट डाउन की है ना, उसके बाद आप उसके बाद एक बार कहीं कभी भी आपने देख लिया, वो याद हो जाता है। बट पढ़ते रहते हैं, कंबल में देख रहे होंगे ना, कंबल में देख रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, याद नहीं होता है, क्योंकि अपने आपकी बॉडी की फिजिकल स्टेट होती है। अगर आप कुर्सी बैठ के एकदम टेबल पे कुर्सी बैठ कर देख रहे हैं और उसको राइट डाउन कर रहे हैं, तो आपको तुरंत याद हो जाता है। सार्वत्रिक सूचक, अब देखो पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल मतलब सार्वत्रिक सूचक ऐसे होता है, जैसे कि मान लो मैंने बताया ना कि ये तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ये अम्लीय है ये क्षारीय है, ये भी बताएगा कि ये अम्लीय भी है ये क्षारीय भी है, और ये बताएगा कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। अब ये देखो, ये देखो यहाँ नंबर्स गलत हैं, नंबर्स मैं दिखा रहा हूँ, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक देखो। अब देखो ये जो 7 है, 7 देखो 7, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। कोई भी मतलब जैसे मेनली ये सबसे शुद्ध पानी किसे कहता है, जिसका पीएच 7 होता है। ये क्वेश्चन आता है, मतलब H2O जो होता है, हर H2O का पीएच 7 नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एसिड रेन क्यों कहते हैं हम, एसिड रेन मतलब होता है कि एसिड रेन का मतलब होता है कि उसका पीएच जो है ना, वो मेनली तो जो एसिड रेन होता है कि रियल में वो 5.5 से नीचे हो तो एसिड हो जाता है, एसिड रेन हो जाती है। प्योर वाटर H2O होता है, जो मतलब कि प्योर वाटर होता है H2O होता है। बट जितना हम इस तरफ जाएंगे, जितना देखो, जितना मैं इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ, उतना ये एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक। बट जितना ही मैं राइट साइड जाऊंगा, राइट साइड, तो ये हो जाएगा बेसिक। जितना ही मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा उतना ही वो बेस एसिड होगा। बट जितना ही मैं लेफ्ट साइड जाता जाऊंगा, जैसे जैसे ये जो है जीरो, जीरो भी आपका, जहां जिसका मान लो कोई चीज है, मैंने HCl ले गया और HCl कहा कि चल तो मैं पीएच में लेके चलता हूँ, पीएच बताएगा कि मान लो कि 4.5 है। अब एक बंदा कह रहा है 4.5 है, तो भाई ये होगा क्या फिर। अब उसको मैंने बताया, देख जब भी 7 से आपका कम होता है तो एसिड होता है, बट जब भी वो 7 से बड़ा होता है, जैसे मान लो कोई चीज मैं ले गया, उसका पीएच निकला 8.9, 8.9। अब उसने क्या, भाई अब मतलब कि आपने तो बताया कि 7 से जो मतलब कि 7 से जो कम होते हैं नंबर्स में, वो सब बेसिक में जाते हैं, और जो 7 से बड़े हो गए वो सब आपके जाते हैं एस वो सॉरी, जो 7 से छोटे होते हैं सब एसिड में जाते हैं, जो 7 से बड़े होते हैं वो बेसिक में जाते हैं, और जो 7 वाला होता है वो न्यूट्रल में जाता है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपने सही तो कहा, तो फिर मतलब जो अपना 8.9 है वो तो बेसिक होगा। तो मैंने कहा वाह, तूने केमिस्ट्री समझ ली, सीधी बात, केमिस्ट्री समझ ली तुम। चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये कैल्थॉफ, कैल्थॉफ क्या है, कैल्थॉफ मतलब कि जब इसकी खोज की थी कैल्थॉफ भाई ने की थी हमारे, कैल्थॉफ। देखो यह फिनोक्सिलिन, मेथिल रेड तथा ब्रोमाइड ब्लू नामक 5 विभिन्न सूचकों के मिश्रण होते हैं। मतलब देखो ये सब नेम तो तुम्हें नहीं याद करने, नेम पे मार दो कांटा, नेम नहीं याद करने। देखो अब यहाँ से यहाँ शुरू होते है, तुम्हें ये याद करना है। देखो ये रंग भी आपको मैटर नहीं करता, कि बस देखो रंग भी मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे जो ये है, ये थ्योरी क्या पता कभी पूछी जा सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्या पता अभी तक नहीं पूछी गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जा सकती है। अब ये थ्योरी क्या है, देखो किसी
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पैमाना विकसित किया गया है, जिसे पीएच कहते हैं। पीएच में पी सूचक पुषांश, पोटेंस, इंग्लिश में पोटेंस कहते हैं, हिंदी में पुषांश, तथा जो एक जर्मन भाषा का अर्थ है, मतलब एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। मतलब जो आपका पीएच का जो पी है उसका मतलब होता है पुषांश, और वो जर्मन का शब्द है तो उसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। इस पीएच स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लता तथा 14 अधिक क्षारीय तथा तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। मतलब देखो जब पीएच स्केल है आपका ना, मैंने दिखाया कि ये पीएच स्केल है, यहाँ पे देखो यहाँ 13 और 14, इससे आगे नहीं जाएगा। 13 14 इससे आगे वो नहीं जाएगा। 13 14 विजिबल नहीं है, थोड़ा दिखा रहा हूँ, इससे आगे वो जाएगा ही नहीं। ये वाला सबसे बेसिक और ये वाला सबसे एसिडिक, सबसे एसिडिक सबसे बेसिक। ऑलराइट, समझ गए? ये चीजें याद करनी पड़ती हैं। देखो बिना याद करे केमिस्ट्री तो बिना याद करे नहीं होगी, सीधी बात, केमिस्ट्री बिना याद करे नहीं होगी, ये सब चीजें याद करनी पड़ती हैं। अब ये नहीं है कि वो लेक्चर देख रहे हो कि मैंने लेक्चर दिखा दिया और कहा ये सब देखे तो हमने देखा नहीं है, क्या करेंगे? ये सब याद करना पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि अभी आया नहीं है तो पूछेगा नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कभी आए नहीं होती लेकिन पूछ ली जाती हैं। लार, देखो लार, जब आपके मुंह में जो लार होती है, स्लाइवा जो होता है आपका, वो उसमें कैसे होता है? स्लाइवा क्या होता है? देखो पीएच का, ये मतलब ये सब वाले, ये सब काट दो, ये सब काट दो। अब देखो इसमें क्या होता है, ये सब यही करना होता है। ये देखो यहाँ पे देखो, बस डायरेक्ट ये भी काट दो, और मतलब ये सब याद, ये सब अब तुम्हें पता चल गया है। बस इतना याद करना होता है कि ये 7 से छोटा है या 7 से बड़ा। लार क्या है? लार आपका क्षारीय है, और ये लार खाने के बाद, मतलब खाने से पहले जब आपका लार होता है तो वो जो लार होता है आपका क्षारीय अम्ल, क्षारीय होता है। बट जब आप खाना खा लेते हैं ना, खाना खा लेते हैं उसके बाद आपका जो ये लार होगा अम्लीय होगा। और नींबू का रस, नींबू का रस इतनी देर से बता रहा हूँ कि नींबू का रस सीधी बात है यार, अम्ल होता है, एसिड होता है, खट्टा होता है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार आपने देखा है। और ये आपका क्या है? रंगहीन व्यतीत पेय, मतलब जब आप जो सोडा वगैरह पीते हैं वही है आपका सोडा। ये रंगहीन व्यतीत पेय, इतना हिंदी लिख दे रहे हैं यार, समझ ही नहीं आ रही इतनी हिंदी। हाँ, इतनी हिंदी यार हमको खुद ही नहीं आती। सोडा, सोडा, रंगहीन वातित पेय सोडा। सोडा आपने देखा तो है, थोड़ा खट्टा खट्टा होता है ना। गाजर का रस, गाजर का रस क्या होता है? सब अम्लीय है, सब अम्लीय। कॉफी, कॉफी जब आप पीते हैं तो खट्टी खट्टी लगती है, थोड़ी 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 खट्टी खट्टी लगती है, पूरी नहीं होती क्योंकि आप चीनी डालते हैं उसमें। चीनी डालने के बाद पीते हैं तो फिर वो थोड़ा मीठा हो जाता है। बट अगर आप रियल में अपनी कॉफी को टेस्ट करेंगे ना तो खट्टा, थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा खट्टा। टमाटर का रस, अब टमाटर का रस जानते हो, टमाटर का रस अम्लीय होता है। नल का जल, अब देखो नल का जल ये जो लिखा है उदासीन 7, ये माना जाता है, रियल में होता नहीं है क्योंकि आप जो जल ले रहे हैं उसका पीएच हमेशा कम होता है। कोई कोई जहाँ कहीं कहीं जगह बहुत ज्यादा क्षारीय होता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। रियल में तो आपको 7 वाला मिलना मुमकिन नहीं है, वो तो है नहीं, जल्दी मिलता भी नहीं जल्दी। जिसका पीएच 7 होता है ना उसको आप ना, हम लोग कहीं पे प्रयोगशाला वगैरह में रखा जाता है, बहुत अच्छा वाटर होता है, उसे माना जाता है। ये 7 होता है इसलिए ना बहुत अच्छा वाटर माना जाता है। NaOH, HCl, NaOH मैंने बताया कि वो क्षारीय होता है, और HCl आपका अम्लीय ही है, HCl अम्लीय है। ये सब याद करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो याद करने के लिए। देखो इनके दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं, जो आपका ये है ना दैनिक जीवन में महत्व, दैनिक जीवन महत्व पीएच का, कि अब पीएच मैंने ला दिया, सार्वत्रिक सूचक ला दिया, अब मैं क्या करूंगा भाई? मैं तो साइंटिस्ट नहीं, मैं क्या करूंगा? पीएच का मैं क्या करूंगा? है पीएच का क्या करूंगा? मैं साइंटिस्ट हूँ ही नहीं, मुझे क्या पता। देखो यही सब उपयोग है, महत्व।
पौधों एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। मतलब कि देखो, जीव जगत में शरीर में 7 एवं 7.8 पीएच परास के मध्य ही कार्य करता है। वर्षा जल पीएच का 5.6 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इससे नदी का जल मिलने पर जल प्राणी अस्तित्व खत्म कठिन हो जाता है। मतलब कि देखो, जीव जगत जो हमारा आसपास इन्वायरमेंट है हमारे, उसमें बहुत सारे जीव होंगे, हम भी मनुष्य भी जीव ही है, एनिमल मतलब एक सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमारे अंदर भी एनिमल सेल है, तो हम भी जीव जगत में ही आते हैं, जंतु और प्राणी में आते हैं। तो हमारे जैसे जब भी आप देखते हैं, मैंने बताया ना कि 5.5 या 5.6 से कम होती है वर्षा, तो फिर वो अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा में बहुत खतरा होता है। जब अम्लीय वर्षा होती है ना, तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, अम्लीय वर्षा में जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए कि अम्लीय वर्षा में थोड़े थोड़े दाग निकल आते हैं। क्योंकि पहली वर्षा कहते हैं ना कि पहली वर्षा में बाहर मत जाओ, क्योंकि पहली वर्षा में सबसे ज्यादा अम्ल की वर्षा होती है। उसमें 5 से भी नीचे वर्षा होती है अम्ल की। और उससे क्या होता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं, और पानी पीते हैं, वो वाला पानी पियेंगे तो ऑर्गन्स हमारे बेकार होंगे, खराब होंगे। इसलिए कहते हैं पानी का, जो बारिश का पानी होता है, गंदा होता है। वो गंदा होता नहीं है रियल में, वो जब ऊपर से आता है तो वो 7 रहता है, उसका पीएच 7 होता है। बट हमने खुद से इतना पॉल्यूशन किया है, दिल्ली वगैरह में जाओ तो और कम मिलेगा, 5 से और कम मिलेगा। बट जैसे हमारे यहाँ बात करते हैं, हमारे यहाँ तो गाँव है तो थोड़ा ठीक है ना। बट देखो, जब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की लेयर जो है, वो पॉल्यूशन लेयर से पास होता है, तो वाटर आपके पॉल्यूशन के साथ मिलकर नीचे आता है, तो वो पानी 5 से नीचे हो जाता है। ये आपका खुद, ये हमारी खुद की गलतियां हैं। फैक्ट्रीज जो इतना धुआं निकालते हैं, पॉल्यूशन निकालते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, खुद की गलती है। बट क्या करें, तो हमें यहाँ पीएच समझ रहे हैं, पर्यावरण नहीं समझ रहे, पीएच समझ रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या इसका, देखो मिट्टी के पीएच। अब ना, जब देखो हम लोग किसान लोग हैं, तो जब ना जैसे कि हमारे यहाँ जब खेत होता है ना, खेत जोतते वगैरह सब की करते हैं। बट एक समय होता है कि जैसे समय होता रहता है, तो ना हम हमारा खेत जो होता है ना, वो बहुत है ना, उसका ना पीएच परास ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। मतलब ज्यादा तो नहीं, ज्यादा नहीं हो पाता है, कम ही होता है। क्योंकि ज्यादा होने से हमारे सब्जी बोते रहते हैं, फसल बोते रहते हैं, तो वो ज्यादा तो होने नहीं देता, कम हो जाता है, अम्लीय हो जाता है मिट्टी हमारी। तो मिट्टी में क्या करते हैं ना, थोड़ा चूना वगैरह फेंकते हैं, जिससे चूना जो आपका CaO3 होता है आपका, ये सब ना वो बेस होते हैं, तो वो आपका न्यूट्रल करने में सहायक होता है। एसिडिक हो जाता है, बेसिक तो नहीं होती मिट्टी ज्यादातर, ये तो बहुत कम मिलती है बेसिक मिट्टी, क्योंकि वर्षा गिरेगी तब भी एसिडिक हो रहा है। आप पे जब भी कोई फसल बोते हैं, तब भी जैसे एक उसके अंदर राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को अम्ल के रूप में परिवर्तित करते हैं, ये जान लो। हमारे पाचन तंत्र में HCl, अब देखो ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पेट में जो है ना, पेट में क्या, मतलब मान लो अमाशय में HCl पाया जाता है। अब HCl का क्या काम होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा। HCl का काम होता है, मेनली काम होता है कि वो भोजन को पचाने में सहायक करता है। HCl में उत्पादन उदार एवं दर्द की जलन उत्पन्न करता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रतिमल एंटासिड। देखो, जब आपने ज्यादा खाना खा लिया तो एसिडिटी बन जाती है, तो क्या कहते हैं, इनो वगैरह, इनो भी एक तरह का एंटासिड है, जिसका लिखा है एंटासिड, प्रति अमल। एंटासिड वगैरह पी के आप उसे ठीक करते हैं एसिडिटी को, वो HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है इसलिए। यह HCl की अधिक मात्रा में अभिक्रिया द्वारा उत्सर्जन करके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। अब मतलब कि यही जो मैंने बताया कि जब HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, और मैंने क्या किया, मैं गया इनो लिया, पी लिया, इनो ने पी लिया, तो अब उसकी रिएक्शंस न्यूट्रल कर देगा वो, ठीक है। और इसे मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, जो प्रति अम्ल है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Here we have लवण। लवण मतलब सॉल्ट। इतनी देर से बात कर रहे हैं भैया, ये रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन हुई, क्या बन रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा, ये लवण क्या होता है। देखो, ये रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है, क्या निकल रहा है, लवण, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस H2, पता नहीं ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड H2 क्या निकल रहा है, बार बार सॉल्ट 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 निकल जा रहा है, ये होता क्या है, एक बार बताओ तो।
तो लवण वह रासायनिक यौगिक है जो अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया से बनता है। उदाहरण के लिए NaCl कई बार पढ़ लिया, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 कई बार पढ़ लिया। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे खाना पकाने और औद्योगिक प्रक्रिया में। अब लवण जैसे मैंने बताया कि इतनी जगह में अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मैंने बताया तो मैंने क्या किया, अम्लीय है और मैंने क्षार लिया, लवण बन गया। मैंने क्या किया, मैं गया एक मेटल लिया, उसकी मैंने किसी एसिड से रिएक्शन की, अब क्या बना, क्या बना, क्या बना एक बात बताओ, वो बना लवण बना, और ना उसमें H2 गैस निकली। हमेशा लवण बन रहा है। ये मतलब यही है इसका कि जब भी मैं किसी अम्ल की किसी क्षार से विक्रिया करूंगा तब हमेशा आपको लवण ही मिलेगा। साधारण नमक एक, अब देखो टाइप ऑफ मतलब कि सॉल्ट में एक साधारण नमक NaCl, इतनी देर से बात हो रही है NaCl, ये आज हमारी क्लास में गुंडा आ गया। NaCl ना, NaCl NaOH बनाता है, जिसे क्लॉट क्षार प्रोसेस बहुत बार पूछा जाता है। क्लॉट क्षार प्रोसेस मतलब पूछा जाता है, मेनली आपके स्कूल एग्जाम्स पूछा जाता है क्लॉट क्षार प्रोसेस क्या होता है, देखते हैं। मतलब क्लॉट क्षार पूछा जाता है, इसके बाद क्लॉट क्षार ही है आपका हमारे भोजन में, ये भोजन नहीं है, भोजन है, हमारे भोजन में पाया जाता है। देखो भोजन अब जैसे बता रहा है कि भोजन में पाया जाता है, लेकिन देखो NaCl साधारण नमक है, ये हमेशा थोड़ा ना पाया जाता है। साधारण नमक लिखा हुआ है, ये साधारण नमक रियल नमक है। साधारण नमक की प्राप्ति समुद्र के खारे पानी से होती है। समुद्र के खारे पानी को सूर्य की रोशनी में गर्म करके नमक की प्राप्ति की जाती है, तथा वह नमक जो सेंधा नमक होता है वो पहाड़ों से प्राप्त होता है। इसे नमक जो होता है, नमक या NaCl, मेनली यहाँ पे नमक की बात हो रही है। ये NaCl तो अपना ये लवण तो है ही, लेकिन यहाँ पे मेनली नमक की बात हो रही है। नमक आपके जो आप देखेंगे बड़े बड़े टैंकर में, समुद्र के किनारे बड़े बड़े टैंकर्स में ना, वो पानी डालते हैं, उसका समुद्र का पानी डालते हैं, उसका थोड़ी दिन बाद देखते हैं वो पिघलते पिघलते मतलब एकदम वेपराइज हो जाता है, पूरा पानी उसके उड़ जाता है और नमक बचता है लास्ट में। तो वही जो टाटा का नमक पैक हो गया आता है ना, वही सब होता है इसमें। साधारण नमक यही होता है कि जो NaCl आपका साधारण नमक होता है, खाने में प्रयोग होता है, और ये मेनली मिलता है, और जैसे पहाड़ों में सेंधा नमक जो आपके व्रत वाला नमक होता है, सेंधा नमक उसे कहते हैं, मिलता है। और जो आपका समुद्र के किनारे मिलता है उसे मतलब साधारण नमक कहते हैं। उपयोग, अब मतलब कि जैसे मैं बताया कि इसका मिलता कहाँ है, ये तो मैंने बता दिया। नमक भोजन में होता है, भोजन में मतलब मैं जब खाना खाता हूँ ना तो मुझे नमक की जरूरत पड़ती है, मैंने नमक खाया, हाँ खा लिया नमक। नमक नहीं खाते, भोजन में नमक को मिला के खाते हैं। मिट्टी के बर्तन पॉलिश चढ़ाने में, जब देखो कुम्हार के पास जाओ, कुम्हार के पास तो क्या करते हैं ना, अपने हाथ में ना थोड़ी बार नमक लेते हैं, जब लास्ट में करते हैं नमक से पूरा पॉलिश उसे करते हैं, ताकि वो जिसकी सरफेस खुरदरी बचती है ना वो एकदम साफ हो जाए। मांस मछली मक्खन अचार आदि को सुरक्षित रखने में देखो नमक जो है ना एक संरक्षण में भी कार्य करता है। कि जब जैसे आपने घर में देखा होगा ना कि अचार वगैरह में नमक बहुत सारा भरा जाता है, क्योंकि अचार खराब ना हो, और दवाई वगैरह भरी जाती है कि इससे खराब ना हो। विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे धावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन आदि बनाने में देखो नमक से क्या क्या नहीं बन रहा है, NaCl से आपके क्या क्या नहीं बन रहा है, देखो पूरा देखो क्या क्या नहीं बन रहा है। कास्टिक सोडा, धावन सोडा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन, बहुत सारी चीज बन रही है। और आपका ये जो NaOH ये भी बन रहा है आपका साबुन के निर्माण में। साबुन निर्माण में मेनली होता नहीं है, लेकिन बहुत साबुन ऐसे होते हैं जिसमें नमक का मतलब NaCl का प्रयोग किया जाता है, नमक नहीं कहेंगे, NaCl का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, कुल्फी और के लिए बनाने बर्फ में मिलाकर हिम मिश्रण बनाते हैं। देखो जब भी आप गोले वाले भैया के पास जाइए ना, गोले वाले भैया जो बनाते हैं आपका बर्फ का गोला बनाते हैं, उनमें ना कभी भी जाइए, वो ना क्या करते हैं, जब भी आप उनकी बर्फ की सिल्ली होती है ना, वो नमक से लपेट के रखते हैं। कभी भी चले जाना देख लेना, कभी भी उनसे पूछ लेना लपेटते क्यों, वरना बताएंगे कि ये इसलिए होता है। नमक उसको वेपोराइज नहीं होने देता, नमक उसको वेपोराइज नहीं होने देता है कि बर्फ तो वेपोराइज हो जाए, उड़ जाए, नमक नहीं होने देगा उसे, कहेगा थोड़ी देर रुके रहो, बाद में हो जाना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
ये सब याद करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद करना है एक बार। देखो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये क्लॉड क्षार प्रोसेस, सॉरी कॉस्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब क्लॉड क्षार प्रोसेस ही आपका। देखो अब इस रिएक्शन को मैं एक बार दिखा रहा पेज पे, क्या होती है क्लॉड क्षार प्रोसेस। मान लो ये मैंने बीकर लिया है। अब इस बीकर में मैंने क्या किया, इस बीकर में मैंने ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन, देखो ब्राइन, अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है, देखो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मैंने नमक वाला पानी इज इक्वल टू ब्राइन सॉल्यूशन। नमक वाला पानी मतलब NaCl ले लिया प्लस H2O। मैंने कभी भी नमक में पानी मिला दिया, वो हमेशा ब्राइन सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या भरा हुआ है, ये ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है। ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है। ब्राइन सॉल्यूशन भरे होने के कारण मैंने क्या किया, मैं गया इसमें ना एक इलेक्ट्रोलाइसिस, मैं गया ना इसमें 2 रॉड डाल दी, एक आपकी कैथोड है, ये आपकी कैथोड है, ये आपकी एनोड है। अब कैथोड एंड एनोड मैंने डाल दी। अब मैंने कैथोड, देखो कैथोड जब भी आपका कैथोड एंड एनोड डाल दी। अब एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव साइन वाला और कैथोड नेगेटिव साइन वाला। अब जब भी रिएक्शन की, अब क्या होगा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इसे मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था, वैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे दी। अब NaCl का जो Cl गैस है, Cl2 गैस है, अब वो एनोड पे जाएगी, किस पे जाएगी, एनोड पे। और जो कि H2 गैस होगी वो जाएगी कैथोड पे, किस जाएगी, कैथोड पे जाएगी, जिससे आपका ये पूरा सॉल्यूशन तैयार होगा, जिसे NaOH कहते हैं। ये रिएक्शन लिखी हुई है, देखो ये आपका ब्राइन सॉल्यूशन, मैंने इसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर NaOH, ये आपका कास्टिक सोडा मिला हमको। और Cl2 गैस और H2 गैस, मतलब यहाँ पे H2 गैस निकलेगी, वाटर नहीं निकला, H2 गैस निकलेगी, ये आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उपयोग, अब इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, देखो इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं सफाई उद्योग में, मतलब सफाई के जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें प्रयोग किए हैं, जैसे नाली खोलने में, क्लीनर में, ओवन ग्रिल क्लीनर में, ओवन में प्रयोग किया जाता है। और ग्रिल क्लीनर, पता नहीं क्या नाम है, ग्रिल क्लीनर मतलब और घोल बनाने में, देखो गंदगी को घोल देता है ये। मतलब कि देखो जब भी मैं, ये जो आपका ये है उपयोग है इनमें, कि सफाई के उद्योग में, मतलब सबसे ज़्यादा सफाई में करते हैं, सीधी बात सफाई में, कहीं भी सफाई करने इसको ले जाओ बस। साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, साबुन और डिटर्जेंट में भी प्रयोग किया जाता है इसका बनाने में। ये देखो स्टार लगा रहा हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार बना दे रहा हूँ। देखो देखो स्टार बना दे रहा हूँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। इसके अगले वाले पेज में इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादातर कागज और लुगदी बनाने, कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका, मेनली कागज की इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। और ये डिटर्जेंट एंड सोप बनाने में दिखा दिया आपको क्या होता है। जिसे आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसके बारे में ऐसे लाइन लिख दो, इसके प्रयोग किया जाता है, और थोड़ा सा इस मतलब इसे इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने लिख दिया एक भी दो भी उपयोग, लाइन लाइन वाइज अगर आपने ये हेडिंग डाल दी ना, तभी नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको याद है तो पूरा लिखो, लाइन मत लिखो, जब याद है तो पूरा लिखो। एल्यूमिनियम उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और जल उपचार में,
तो जल उपचार मैंने दिखाया भी है, ये सब में प्रयोग होता है ये। नेक्स्ट है हमारा, ये भी आपका सब सॉल्ट है, सब सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा। पेन चेंज कर लो, वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा होता क्या है, देखो वॉशिंग सोडा जो है ना हमारा, वॉशिंग सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, ये एक क्षारीय यौगिक होता है जिसका उपयोग सफाई और कांच उद्योग में किया जाता है। अब ये देखो, ये रहा आपका वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, देखो एक बार दिखा रहा हूँ, रिएक्शन से दिखा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने ना NaHCO3 को लिया, मैंने क्या किया, इसे हीट किया। ये हीट का साइन है, जो मैंने लेक्चर 1 में बताया था, हीट का साइन है, हीट किया। अब हीट करने पे क्या हुआ, Na2 तो Na2CO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। देखो अब इसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपका, ये जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। और ये आपका क्या है, ये है हमारा मैंने इसमें प्लस वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब जो बनेगा हमारा, अब जो फाइनल प्रोडक्ट बना हमारा Na2CO3.10H2O, ये हमारा बना, ये हमारा बन गया है, क्या बना है ये हमारा बना है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा बना है ये हमारा। रिएक्शंस, ये रिएक्शन, यही देखो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी ये रिएक्शन, इसके नाम और इसका नाम याद रखना है, और ये वाला नाम भी याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट, ये पूरा नाम याद रखना है, ये वाला नाम याद रखना है, ये रिएक्शन पूरी याद रखे हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं कपड़ा धोने में, मतलब आपके घर में तो डिटर्जेंट में बताया है, वॉशिंग सोडा तो वॉशिंग करने में प्रयोग होता है, डिटर्जेंट को मिलाकर दग धब्बे बेकार मतलब हटाने में होता है, सफाई एजेंट क्लीनिंग एजेंट में होता है, जल के मृदुकरण वाटर सॉफ्टिंग पानी में मौजूद होता है। सॉरी, ये जो आपका ये है, ये सफाई एजेंट, और देखो ये सफाई एजेंट और ये जो आपका है जल मृदुकरण, दो टॉपिक ये आपके आते हैं, आपके ब्लीचिंग पाउडर में आते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर में आते हैं इसको, ये देखो ये मतलब मैंने यहाँ पढ़ा दिया ना कि इसका प्रयोग ऐसे होता है, इसमें कपड़े धोने में मेनली यही होता है, कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है। अब जो ये वाला टॉ है ना, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि आपने घर में देखा होगा, ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारे घर में आपने देखा होगा ना, बहुत बार देखा होगा। तो एक बार देखते हैं इसमें डिफरेंस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, सफाई व कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है, जल शुद्धिकरण में भी महत्व होता है। मतलब इसकी रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन देखो, CaOH वोल्टॉइस प्लस Cl2। अब क्या बनेगा देखो, CaOCl2 प्लस H2O। अब जो ये आपका ये है ना, ये जो ये है, इसे ही आपको कहते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये मत कहने कि फिर नाम नहीं बताया था आपको,
विरंजक चूर्ण आ जाए तो आप लिखेंगे नहीं विरंजक चूर्ण, इसे कहते हैं आपका विरंजक चूर्ण CaOCl2, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। और इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो आपका ये नाम है इसे याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ये देखो ये दिया हुआ CaOCl2। इंपॉर्टेंट नाम दिया हुआ है। और उपयोग तो मैंने बताया है, ये वाला काट दो। ये वाला पूरा काट दो यहाँ से। ये आपके सफाई एजेंट में, क्लीनिंग एजेंट होता है उसमें कहा जाता है, और जल मृदुकरण में भी किया जाता है। और कहीं कहीं इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि उसका आपका धोने वाला सोडा आता है उसका कागज की इंडस्ट्रीज में, तो इसका प्रयोग भी कागज की इंडस्ट्रीज में किया जाता है। चलते हैं आगे। देखो बेकिंग सोडा, इसके बाद आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा आपने घर में देखा होगा, देखो देखो ऐसे दिखता है। ये देखो ये रिएक्शन, मतलब ये एक टाइप की रिएक्शन, ये इसमें रिएक्शन नहीं लिखे हिसाब से। देखो सोडियम कार्बोनेट, जो मैंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडा, मैंने से क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड साथ प्लस किया, अब प्लस करने पर क्या बनेगा, देखो प्लस करने में बन रहा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या लिखा है, इसका नाम गलत लिखा है, इसे मैंने ऐड किया तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन लिखी हुई देखो, और इसमें यहाँ पे वाटर ऐड करना पड़ेगा, क्या वाटर ऐड करना पड़ेगा। इसका नाम देखो बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे देखो बेकिंग सोडा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका निम्न प्रक्रिया है Na2CO3 H2O plus CO2 gives NaHCO3। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना, बहुत बार पूछी जाती है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उपयोग लिविंग एजेंट में, केक मतलब आप देखे होंगे घर में केक जब बनाते हैं केक और कुकीज, ढोकला, मफिन फुलाने में, हल्का बनाने में किया जाता है। देखो केक वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं ताकि वो फूले। वरना अगर आप केक बना रहे हैं या कोई ढोकला वगैरह बना रहे हैं, मफिन बना रहे हैं कोई भी, तो फूलता ही नहीं है। आम्लता कम करने में, मैंने बताया ना कि आपके पेट में HCl ज्यादा हो गया तो आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा भी खाते हैं कभी कभार कि उससे थोड़ा ठीक हो जाए। टमाटर सॉस या अन्य अम्लीय चीजों की चुटकी मिलाकर खट्टा कम करते हैं। मतलब कि देखो अब वो तो मैंने बताया HCl, अब घर में मम्मी वगैरह बनाती होंगी तो उसमें खट्टे जो चीज है उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर डालती होंगी कि थोड़ा खट्टा कम हो। उपयोग याद करने होते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूरी रिएक्शन है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.5H2O, बस यही पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और जिप्सम क्या होता है। अब जिप्सम में क्या करूंगा, ये CaSO4.5H2O को मैं 2.3H2O के जोड़ दूंगा और इसमें 2H2, ये आपका बन जाएगा जिप्सम। ये हमारा जिप्सम बन जाएगा और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर वही पूछते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सीधे सीधे उपयोग होते हैं कि
घर में जो पीओपी वगैरह होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, और जैसे हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें प्रयोग किया जाता है, और जो आपके पाठशाला वगैरह में होते हैं तो उसमें बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से सावधान मतलब सुरक्षित रहते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। एक मतलब ये मीडियम नहीं रहता कि उससे कोई भी चीज रिएक्ट कर दे। तो ये सब 3-4 चीजों में प्रयोग होता है, जिसे मैंने बोल दिया तो आप कॉपी नोट डाउन कर सकते हैं।